अरे दोस्तों, कैसे हो सब? एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे पता है, जैसे ही संहिता में ये चिकित्सा स्थान या चिकित्सा सूत्र वाले चैप्टर शुरू होते हैं ना, थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है ना? लगता है कि इतने सारे सूत्र, इतने सारे सिद्धांत कैसे याद रहेंगे? खासकर जब बात हो अष्टांग हृदयम के 13वें चैप्टर की दोषोपक्रमणीय अध्याय। लगता है ना कि वात पित्त कफ की चिकित्सा कहीं मिक्स ना हो जाए। चिंता मत करो, आज हम इस चैप्टर को ऐसे डिकोड करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स उंगलियों पर होंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस बेहद जरूरी अध्याय की गहराई में उतरते हैं। विषय है अष्टांग हृदयम, सूत्र स्थान, और अध्याय है 13 दोषोपक्रमणीय अध्याय। और इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 5 या 10 मार्क्स का सवाल यहां से पक्का आता है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस की तो आप कह सकते हैं ये नींव है। तो पूरा ध्यान यहीं पर। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर आखिर है क्यों। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, अब तक पिछले 12 अध्यायों में वाग्भट ने हमें लक्षण स्कंध के बारे में बताया है। मतलब दोष क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके बढ़ने घटने के लक्षण, वो सब। बिल्कुल। तो अब एक वैद्य के तौर पर जब आपको निदान और लक्षण पता चल गए, तो अगला कदम क्या होगा? चिकित्सा। एकदम सही। तो यहीं से 13वें अध्याय से चिकित्सा स्कंद की शुरुआत होती है। दोष उपक्रम का मतलब ही है दोषों की चिकित्सा या मैनेजमेंट। अच्छा। ये चैप्टर वो पहली सीढ़ी है जहां से हम सीखते हैं कि बड़े हुए दोषों को शांत कैसे करना है। तो मतलब अगर ये चैप्टर मजबूत नहीं हुआ तो पूरी चिकित्सा की जो इमारत है वो पूरी कमजोर रह जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो चलिए इस नींव को मजबूत करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। त्रिदोष उपक्रम यानी बड़े हुए दोषों के चिकित्सा सिद्धांत। वात से शुरू करते हैं। वात के गुण थे रूक्ष, शीत, लघु, मतलब ड्राई, कोल्ड, लाइट। तो इसकी चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या होगा? इसका मूल सिद्धांत है विपरीत गुणय चिकित्सा, यानी गुणों के ठीक ऑपोजिट चिकित्सा करना। आप सोचो, वात एक ठंडी, सूखी और चंचल हवा की तरह है। हाँ। तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? शरीर में गर्मी, नमी और स्थिरता लाना। एग्जैक्टली। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है उस हवा को शांत करने की। इसीलिए हम सबसे पहले स्नेहन यानी तेल या घी का प्रयोग करते हैं, फिर स्वेदन यानी सिकाई से गर्मी देते हैं, और फिर मृदु संशोधन, मतलब हल्के पंचकर्म से स्थिरता लाते हैं। ये तो हुई चिकित्सा। और आहार में भी यही सिद्धांत लागू होगा। निश्चित रूप से। आहार में हम मधुर, अम्ल, लवण रस और उष्ण भोजन देते हैं। ये सभी गुण वात के रूक्ष और शीत गुणों के विपरीत हैं। पर वात की सबसे प्रमुख चिकित्सा बस्ती को माना गया है। हाँ, ये तो सुना है। बस्ती को तो वात की अर्ध चिकित्सा कहा गया है। ये पॉइंट एग्जाम में जरूर लिखना है। यहाँ एक बात मेरे मन में हमेशा आती है। लिस्ट में एक उपचार है त्रासन, यानी डराना। ये तो बहुत अजीब लगता है। एक तरफ हम वात की चंचलता को शांत करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डरा रहे हैं। हाँ, ये तो उल्टा असर नहीं करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और ये दिखाता है कि आप रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझ रही हैं। देखो, त्रासन का प्रयोग हर वात रोगी में नहीं होता। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वात के कारण मन किसी एक जगह पर अटक गया हो। अच्छा। हाँ, जैसे किसी सदमे या भय से। तो अचानक से डराने या चौंकाने से वो अटका हुआ मन वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल शॉक ट्रीटमेंट है, जिसे बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस में ही प्रयोग किया जाता है। वाह, अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ। चलिए अब पित्त पर आते हैं। पित्त यानी अग्नि, उष्ण, तीक्ष्ण। जाहिर है इसकी चिकित्सा शीतल और सौम्य होगी। हाँ, पित्त की चिकित्सा का कोर फिलॉसफी है शरीर की बढ़ी हुई आग को बुझाना और शांत करना। इसके लिए सबसे पहले आता है सर्पीपान, यानी घी का सेवन। जी। क्यों? घी अपनी मधुरता और शीतलता से पित्त को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर आता है विरेचन, जो पित्त को शरीर से बाहर निकालने का सबसे अच्छा रास्ता है। बिल्कुल। आहार में मधुर, तिक्त और कषाय रस वाले ठंडे द्रव्य दिए जाते हैं। मतलब इसमें लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल होगा। बहुत बड़ा। पित्त को शांत करने के लिए पूरा माहौल ही ठंडा और शांत चाहिए, जैसे चंदन का लेप, चांदनी रात में घूमना, ठंडी हवा और शांत स्वभाव के प्रिय लोगों का साथ। अगर 3 सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा की बात करें तो वो हैं दूध, घी और विरेचन। ओके, अब बारी है कफ की। कफ के गुण हैं गुरु,
शीत, स्निग्ध यानी भारी, ठंडा और चिपचिपा। तो इसकी चिकित्सा होगी तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष। यह एक महत्वपूर्ण श्लोक भी है ना? हाँ, ये श्लोक जरूर याद रखना चाहिए। श्लेष्मनो विधिना युक्तम तीक्ष्ण वमन रेचनम अन्नम रुक्ष अल्प तीक्ष्ण ओष्णम कटु तिक्त कषायकम। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कफ के लिए तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराना चाहिए। भोजन रूखा, कम मात्रा में, तीखा और गर्म गुणों वाला हो, जिसमें कटु तिक्त कषाय रस की प्रधानता हो। मतलब लक्ष्य है शरीर में जमी हुई स्थिरता और भारीपन को तोड़ना। हाँ, और गति लाना। इसमें व्यायाम और उपवास जैसी चीजें भी शामिल हैं जो शरीर में हल्कापन और गर्मी लाती हैं। बिल्कुल। अन्य उपचारों में व्यायाम, रूक्ष मर्दन, धूमपान, लंघन और शहद का प्रयोग शामिल है। और अगर सर्वश्रेष्ठ शोधन की बात करें तो कफ के लिए वमन को सबसे उत्तम माना गया है। बहुत बढ़िया। ये तो हुई अलग अलग दोषों की बात, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज्यादातर केस तो मिले जुले दोषों के आते हैं, संसर्ग या सन्निपात। जी। तब क्या करें? आचार्य वाग्भट ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है। क्या? ऋतुचर्या का पालन करो। उन्होंने कहा कि वात पित्त की वृद्धि में ग्रीष्म ऋतु जैसी चर्या अपनाओ, कफवात की वृद्धि में वसंत ऋतु जैसी और कफ पित्त की वृद्धि में शरद ऋतु जैसी चर्या का पालन करो। ये तो कमाल का सूत्र है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है प्रकृति का ऑब्जर्वेशन। एक ऋतु क्या है? वो प्रकृति में मौजूद गुणों का एक कॉम्बिनेशन ही तो है। जैसे शरद ऋतु में क्या होता है? बारिश के बाद की नमी और ठंडक, मतलब कफ कम होने लगती है। और धूप की गर्मी यानी पित्त बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो प्रकृति खुद ही कफ पित्त का मैनेजमेंट कर रही है। हमारे ऋषियों ने बस उसी नेचुरल टेम्पलेट को शरीर पर लागू कर दिया। तो मतलब संयुक्त दोषों का इलाज प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, हमें बस उसे पहचानना है। वाह! अच्छा, अब हमने इलाज तो सीख लिया, लेकिन ये कैसे पता चले कि हमारा इलाज सही है या नहीं? यहीं पर शुद्ध और अशुद्ध चिकित्सा का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। एक अच्छा डॉक्टर वो है जो बिना कोई नई समस्या पैदा किए बीमारी ठीक करे। यहीं पर वाग्भट का एक और महत्वपूर्ण श्लोक आता है। प्रयोगः शमेद व्याधिम यो अन्यम अन्यमुदीरयेत नौसो विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेद यो न कोपेत। इसका मतलब है कि वो चिकित्सा जो एक रोग को तो शांत कर दे पर किसी दूसरे रोग को पैदा कर दे, वो अशुद्ध है। जी। और शुद्ध चिकित्सा वही है जो रोग को जड़ से शांत करे और किसी दूसरे दोष को न भड़काए। एकदम सही। और चिकित्सा के असफल होने का एक बड़ा कारण होता है दोषों का शरीर में बहुत गहराई में छिपा होना। उन्हें बाहर निकालने का भी एक तरीका है। यहीं से दोष गति का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। हाँ, कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। पहले ये बताइए कि दोष अपने घर यानी कोष्ठ से निकलकर शाखा मतलब धातुओं में जाते ही क्यों हैं? इसके 4 मुख्य कारण बताए हैं। बहुत ज्यादा व्यायाम, शरीर की गर्मी का बढ़ जाना, गलत खानपान और वायु की तेज गति। इन कारणों से दोष अपने रास्ते से भटक कर रक्त, मांस जैसी गहरी धातुओं में चले जाते हैं। और चिकित्सा के लिए हम उन्हें वापस कोष्ठ में क्यों लाते हैं? सीधे धातुओं से क्यों नहीं निकाल देते? यहाँ एक बहुत सुंदर एनालॉजी है। हाँ। सोचिए आपको एक घर की सफाई करनी है। ठीक है। क्या आप हर कमरे में जाकर एक एक धूल के कण को बाहर फेंकते हैं? नहीं। समझदारी इसी में है कि आप सारे कमरों का कचरा और धूल झाड़ू से इकट्ठा करके एक जगह, मान लीजिए हॉल के बीच में ले आएं। ये हॉल आपका कोष्ठ है और जब सारा कचरा एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसे दरवाजे से बाहर निकालना यानी पंचकर्म करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। यही है दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने का विज्ञान। बिखरे हुए दोषों को एक जगह इकट्ठा करके आसानी से बाहर निकाल देना। क्या बात है! इस एनालॉजी ने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। तो मतलब शरीर में ये जो बिखरा हुआ कचरा है, यही रोगों का कारण है। और आयुर्वेद में इस कचरे को एक खास नाम दिया गया है, आम। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आम आखिर है क्या? आम का शाब्दिक अर्थ है कच्चा या अधपका। इसके लिए एक श्लोक है, ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसमामम प्रचक्षते। सरल शब्दों में? सरल शब्दों में, जब हमारी जठराग्नि, हमारी डाइजेस्टिव फायर कमजोर होती है तो खाया हुआ अन्न ठीक से पचता नहीं। ये अधपचा, चिपचिपा, विषाक्त रस जो शरीर में घूमता रहता है, आम कहलाता है। और आयुर्वेद में इसे लगभग सभी रोगों की जड़ माना गया है।
और जब ये आम किसी दोष के साथ मिल जाता है तो उसे साम दोष कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साम दोष के लक्षण याद रखना बहुत जरूरी है। मुख्य लक्षण है स्रोतोरोध, मतलब चैनल्स में रुकावट, बलभ्रंश, ताकत में कमी, हाँ, गौरव यानी शरीर में भारीपन, अनिल मूर्ता, आलस्य, अपक्ति, मलसंग, कब्ज और अरुचि। बिल्कुल। और एग्जाम टिप ये है कि निरामा दोष के लक्षण इसके ठीक विपरीत होते हैं। निरामाणाम विपर्ययः। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल, इस आम की चिकित्सा कैसे करें? इसका एक गोल्डन रूल है ना? हाँ, ये आम चिकित्सा का सूत्र है और इसे हमेशा याद रखना है। श्लोक है, पाचनेर दीपने स्नेहेस्तान स्वेदेश्च परिष्कृतान शोधेयत शोधने काले यथा सन्नम यथा बलम। इसकी चिकित्सा 3 स्टेप्स में होती है। मतलब सीधे कोई बड़ी दवा नहीं देनी है? नहीं, पहले शरीर की अंदर से सफाई करनी है। और जब आम पच जाए उसके बाद? दूसरा स्टेप है स्नेहन, यानी औषधीय घी या तेल पिलाना, और स्वेदन यानी सिकाई करना। इससे जो बचे खुचे दोष धातुओं में चिपके हुए हैं वो पिघलकर कोष्ठ में आ जाते हैं। और तीसरा और अंतिम स्टेप? अंत में, जब हमें यकीन हो जाए कि सारा आम पच चुका है और दोष कोष्ठ में आ गए हैं, तब शोधन यानी पंचकर्म द्वारा उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी साम दोषों का सीधा शोधन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये गांठ बांध लेनी है। ऐसा क्यों? सीधे वमन या विरेचन दे दें तो क्या होगा? इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचिए, एक कच्चे आम से रस निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गुठली छिल जाएगी, फल नष्ट हो जाएगा, पर रस नहीं निकलेगा। बिल्कुल। वैसे ही साम दोषों का शोधन करने पर वे धातुओं में और गहराई से चिपक जाते हैं और हृदय रोग, जकड़न जैसे गंभीर रोग पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल टिप है। अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रैक्टिकल टॉपिक पर। 10 औषध सेवन काल यानी दवा लेने के 10 समय। ये आयुर्वेद की सूक्ष्मता को दिखाता है। बिल्कुल। वाग्भट ने 10 काल बताए हैं। इन्हें रटने के बजाय इनके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप पाचन से जुड़ा है, जैसे अन्नादौ यानी भोजन से पहले अपान वायु को ठीक करता है। अन्न मध्य मतलब भोजन के बीच में समान वायु पर काम करता है, जो पाचन के लिए जिम्मेदार है। मतलब दवा को सीधे उस वायु के कार्य क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है? एकदम। फिर एक ग्रुप है इमरजेंसी या तीव्र अवस्था के लिए, मुहुः मुहुः यानी बार बार, जैसे श्वास, हिचकी या विष के रोगों में, जहां दवा का असर खून में लगातार बनाए रखना जरूरी होता है। और खाली पेट और रात वाला? अनन्न यानी खाली पेट तब देते हैं जब दवा को बहुत शक्तिशाली तरीके से काम कराना हो, जैसे कफ के रोगों में। और निशी यानी रात में सोते समय ऊर्ध्वजत्रुगत मतलब सिर, गर्दन और आंखों के रोगों के लिए उत्तम है। तो ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का एक प्राचीन विज्ञान है। बिल्कुल। ये सच में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का बेहतरीन उदाहरण है। और इसी प्राचीन ज्ञान का संबंध आज के आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ता है। आप लंघन और ऑटोफेजी की बात कर रहे थे, है ना? हाँ, हमारे शास्त्रों में लंघन या उपवास को परम औषध कहा गया है। कफ की चिकित्सा में भी हमने इसका जिक्र किया। और आज मॉडर्न साइंस इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कह रहा है। बिल्कुल। 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी उसुमी को ऑटोफेजी की खोज के लिए मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जिस लंघन को हम हजारों सालों से जानते हैं, उस पर 21वीं सदी में नोबेल पुरस्कार मिला। ये ऑटोफेजी आखिर है क्या? ऑटोफेजी हमारे शरीर की सेल्फ क्लीनिंग या सेलुलर रिसाइकलिंग प्रक्रिया है। ऑटो मतलब स्वयं और फेजी मतलब खाना। जब हम भूखे रहते हैं या उपवास करते हैं तो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं अपने अंदर के कचरे जैसे टूटी फूटी प्रोटीन, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब को खुद ही खाकर साफ कर लेती हैं और उससे नई ऊर्जा पैदा करती हैं। अरे वाह, ये तो वही आम पाचन का कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। लंघन से अग्नि तेज होती है और शरीर में जमा आम यानी सेलुलर कचरे का पाचन हो जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है जो आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को साबित करता है। जरूर बताएंगे। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को फटाफट रिवाइज करते हैं। इस अध्याय के 5 हाई यील्ड पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें एग्जाम से पहले जरूर देखना है? पहला, ये अध्याय चिकित्सा स्कंद का प्रवेश द्वार है जो वात पित्त कफ के उपचार की मूल रणनीति विपरीत गुण चिकित्सा सिखाता है। दूसरा, आम का कॉन्सेप्ट रोगों को समझने और ठीक करने की कुंजी है और इसकी चिकित्सा हमेशा
पाचन दीपन से शुरू होती है, सीधे शोधन से नहीं। तीसरा, 10 औषध काल सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का एक परिष्कृत सिस्टम है। चौथा, शुद्ध चिकित्सा हमारा अंतिम लक्ष्य है, यानी ऐसे चिकित्सा जो बिना कोई साइड इफेक्ट पैदा किए रोग को जड़ से ठीक करे। और पांचवां, लंघन जैसे प्राचीन सिद्धांत अब ऑटोफेजी जैसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक खोजों से प्रमाणित हो रहे हैं। यह हमें अपने शास्त्रों पर और भी ज्यादा गर्व करने का कारण देता है। तो दोस्तों, ये था दोषोपकर्मणीय अध्याय। मुश्किल नहीं था, है ना? बस कॉन्सेप्ट्स को एनालॉजी और लॉजिक से समझना है, रटना नहीं है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे, तब आपको इनकी असली शक्ति का एहसास होगा। बिल्कुल। तो एक अंतिम विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं, इस अध्याय में शुद्ध चिकित्सा की बात हुई है, पर आज के दौर में क्या हम सिर्फ शारीरिक शुद्धता की बात कर सकते हैं? एक वैद्य के नाते क्या हमारी जिम्मेदारी मानसिक शुद्ध चिकित्सा की भी नहीं है? यानी रोगी को ऐसी सलाह देना जो उसे चिंता और भय से मुक्त करे, ना कि उसे और डराए। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत गहरा विचार है। तो इसी तरह स्मार्टली रिवाइज करते रहो, कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो। हम सब मिलकर आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।